उसने एक फॉरेन टूरिस्ट को लूटने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाया और मुंबई पुलिस ने उसे वही गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर भी मिली। जांच के दौरान पता चला कि ये वही आदमी है जिसने दिल्ली के अशोका होटल में लाखों की ज्वेलरी चुराई थी। इसके बाद उसे ट्रायल के लिए न्यू दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली लाने के बाद चार्ल्स सोबराज को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। उसने कुछ दिन यहाँ का माहौल समझने में बिताए और फिर यहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। एक दिन उसने तिहाड़ जेल प्रशासन को बताया कि उसे अपेंडिसाइटिस हो गया है। जेल वाले उसकी बातों में आ गए और उन्होंने बिना ज्यादा सोचे उसे वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। यहीं से उसने अपनी सबसे शातिर चाल चली। उसने अपनी प्लानिंग में अपनी पत्नी शैंटल को भी शामिल किया। वो हॉस्पिटल में चार्ल्स के बेड के नीचे छिप गई और सही मौका देखते ही उसने चार्ल्स की देखरेख में लगे दोनों पुलिस कर्मियों को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। चार्ल्स बिना वक्त गवाए वहां से तुरंत फरार हो गया, लेकिन किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। कुछ ही घंटों के अंदर उसे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। शैंटल को भी हॉस्पिटल से अरेस्ट कर लिया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। हालांकि उस वक्त उसके क्राइम को ज्यादा संगीन नहीं माना गया और कुछ दिन बाद दोनों को जमानत दे दी गई। लेकिन चार्ल्स सोबराज जैसे इंसान के लिए जमानत का मतलब देश छोड़कर भाग निकलना था। जमानत पर छूटते ही उसने अपनी पत्नी शैंटल के साथ भारत छोड़ दिया और अफगानिस्तान के काबुल को अपना नया ठिकाना बना लिया। काबुल में भी उसने ठगी और धोखाधड़ी का अपना पुराना खेल शुरू कर दिया। यहाँ वो उन हिप्पीज को लूटता जो यूरोप से हशीश और दूसरे ड्रग्स की तलाश में अफगानिस्तान आते थे। वो उन्हें ड्रग्स बेचता, उन्हें टूर कराता और फिर मौका पाकर उन्हें नशीली चीज से बेहोश कर देता और उनका सारा सामान लूट कर फरार हो जाता। वो यहाँ आराम से खूब पैसे कमा रहा था और अपनी पत्नी और बेटी के साथ काबुल में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन चार्ल्स सोबराज के पैरों में जैसे कोई फेर था। वो एक जगह टिककर ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाता था, इसलिए उसने अफगानिस्तान को भी छोड़ने का फैसला किया। वो पिछले 2 महीने से जिस होटल में रह रहा था उसका किराया चुकाए बिना अपनी पत्नी और बच्ची के साथ देश से फरार होने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। लेकिन इसी बीच होटल के मालिक ने पुलिस को खबर दे दी और चार्ल्स सोबराज को काबुल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो एक बार फिर से जेल में था, लेकिन वो यहाँ भी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद उसने यहाँ से भी भागने के लिए एक नया खेल खेला। चार्ल्स ने किसी तरह एक सिरिंज का जुगाड़ किया और उससे अपना खून निकाल कर पी गया। इसके बाद वो ऐसा दिखाने लगा जैसे उसे खून की उल्टी हो रही है। उसे देखकर जेल प्रशासन को लगा कि उसे अल्सर हो गया है। उसे कुछ हो ना जाए इसलिए जल्दी ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन यहाँ भी वो गार्ड्स को बेहोश कर भाग निकला। इस बार उसने अपनी पत्नी और बच्ची को भी पीछे छोड़ दिया और ईरान फरार हो गया। उसे ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अब उसकी और उसकी पत्नी शैंटल की शादी का अंत हो चुका है। उसकी पत्नी अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि उसकी वजह से उस पर भी कई देशों में आपराधिक केस दर्ज हो चुके थे। इस घटना के कुछ समय बाद शैंटल काबुल से सीधा वापस अपने माँ बाप के घर पेरिस चली गई। अब चार्ल्स सोबराज अकेला था, लेकिन उसके इरादे पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अगले कुछ सालों तक उसने यूरोप के कई देशों में सफर किया। फ्रांस, ग्रीस, इटली और टर्की जैसी जगहों पर वो चोरी और फ्रॉड करता रहा। वो हर देश की पुलिस को चकमा देता और हर बार नई पहचान के साथ नया ठिकाना ढूंढ लेता। धीरे धीरे मीडिया ने उसे एक नया नाम द सर्पेंट दिया, क्योंकि वो सच में एक सांप की तरह ही था जो बिना आवाज के रेंगता हुआ आता था और मौका मिलते ही शिकार करके गायब हो जाता था। कई देशों में डकैती, ठगी और हत्या जैसे संगीन अपराध करने के बाद 1975 में सोबराज एक बार फिर भारत लौटा। यहाँ उसकी जिंदगी में 2 अहम किरदार जुड़े। पहली एक कैनेडियन लेडी मैरी एंड्रे लेक्रेक थी जिससे उसके प्रेम संबंध रहे, और दूसरा अजय चौधरी नाम का एक भारतीय युवक था जो उसका सबसे वफादार और आपराधिक कारनामों का साथी बना। जैसे ही तीनों मिले ऐसा लगा जैसे ये तिकड़ी केवल हत्या, लूटपाट और खूनी खेल खेलने के लिए बनी है। तब दुनिया में हिप्पी कल्चर काफी चलन में था। वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपनी रूटीन लाइफ से भागने के लिए एक बैकपैक करके ईस्ट की ओर निकल पड़ते थे। कोई दुनिया एक्सप्लोर कर रहा था, कोई खुद की खोज में निकला था, तो कोई अध्यात्म और शांति की तलाश में था। थाईलैंड का हाल भी कोई अलग नहीं था। तब ये देश आज जितना ऑर्गेनाइज नहीं था। पर्याप्त पैसे हो और सही लोगों से कनेक्शन हो तो कोई हाथ नहीं लगा सकता था। ऐसे में चार्ल्स सोबराज को थाईलैंड अपने काम के लिए सबसे मुफीद जगह लगी। इसलिए वो अपनी कैनेडियन गर्लफ्रेंड मैरी एंड्रे लेक्रिक और अपने साथी अजय चौधरी के साथ थाईलैंड पहुंच गया। तीनों ने यहाँ एक के बाद एक कई यूथ टूरिस्ट को अपना शिकार बनाना शुरू कर
दिया। आगे आगे हिप्पी होते और उनके पीछे पीछे चार्ल्स सोबराज होता। वो पहले लोगों को अपनी चाम और मीठी मीठी बातों में फंसाता, उनसे दोस्ती का नाटक करता। वो जब उनका भरोसा जीत लेता तब बातों ही बातों में उनकी ड्रिंक्स में नशीली दवा मिलाकर उन्हें बेहोश कर देता और फिर उन्हें लूट लेता। जरूरत पड़ने पर वो बिना हिचक के उनकी हत्या भी कर देता। उसने कुछ को पानी में डुबोकर मारा तो कुछ का गला घोटा, कुछ को चाकू से मारा तो कुछ को जिंदा ही जला दिया। लेकिन दुनिया को अभी सोबराज के और भी भयानक चेहरे से रूबरू होना बाकी था। वो थाईलैंड में कुछ ऐसा करने वाला था जिससे उसकी पहचान हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस कड़ी में उसकी पहली शिकार जेनी बॉलिवर नाम की एक अमेरिकन लेडी बनी, जो बुद्धिस्ट लाइफस्टाइल में खुद को डुबोकर शांति की खोज में थाईलैंड आई थी। लेकिन वो गलती से चार्ल्स सोबराज और उसकी गैंग के संपर्क में आ गई। सोबराज ने जेनी को अपनी बातों में फंसाया, उसे लूटा और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। कुछ दिन बाद पुलिस को जेनी की लाश गल्फ ऑफ थाईलैंड के गर्म टाइट पूल में तैरती हुई मिली। वो सिर्फ बिकनी में थी, उसके शरीर के ऊपरी कपड़े गायब थे। उसके कुछ दिन बाद चार्ल्स का अगला शिकार विटली हकीम बना, जिसकी जली हुई लाश थाईलैंड में सड़क किनारे पाई गई थी। जब काफी दिन बाद भी हकीम घर नहीं लौटा तो उसकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड चार्मीन कैरू उसकी खोज में थाईलैंड पहुंची, लेकिन यहाँ वो भी सोबराज का शिकार बन गई। उसकी लाश भी बिकनी पहने पानी में तैरती मिली। लड़कियों की हत्या करने का उसका ये एक पैटर्न बन गया था। हर महिला को सोबराज अपनी चाम में फंसाता, ड्रग्स देता, बेहोश करता, फिर उनकी हत्या करता और लाश को इस अंदाज में छोड़ता कि ऐसा लगे जैसे मौत नशे या एक्सीडेंट से हुई है। थाईलैंड पुलिस की हालत खराब होने लगी। कुछ ही हफ्तों में 6 महिलाएं इस अंदाज में मारी जा चुकी थी और हर डेड बॉडी केवल बिकनी में थी। किसी की लाश पानी में तैरती मिली तो किसी का शरीर जला हुआ मिला। कुछ के चेहरे इतनी बुरी तरह बिगाड़ दिए गए थे कि पहचानना तक मुश्किल था। इन हत्याओं का पैटर्न देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब गहराई से जांच हुई तो हर कत्ल के पीछे चार्ल्स सोबराज का नाम उभर कर आया, जो हर महिला की हत्या के समय उसके आसपास मौजूद था। इसी वजह से चार्ल्स सोबराज को एक नया नाम बिकनी किलर मिला। आगे सोबराज ने अपनी प्रेमिका लेक्रेक के साथ मिलकर बैंकॉक में डच कपल हैंक एंड कॉर्नीला की हत्या कर दी और उनके पासपोर्ट पर ही दोनों नेपाल भाग गए। नेपाल में भी उन्होंने अपना खूनी खेल जारी रखा और 2 और टूरिस्ट लॉरेंट कैरियर और कॉनी जो ब्रॉन्जिच की हत्या कर दी। इसके बाद वो वापस थाईलैंड लौट गया, लेकिन अब थाईलैंड में उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा था। इसलिए उसने एक थाई पुलिस ऑफिशियल को $18,000 की रिश्वत दी और अपनी पूरी गैंग के साथ वहां से फरार हो गया। इसके बाद उसने अपना अगला ठिकाना मलेशिया को बनाया, जहां उसने ज्वेलर के तौर पर अपना काम शुरू किया। उसने अजय चौधरी को खदानों से कुछ जेम्स लाने के लिए भेजा। अजय उन खदानों से $40,000 कीमत के जेम्स लेकर लौटा। तीनों इन जेम्स को बेचने के लिए जनीवा चले गए, लेकिन जब वहां से लौटे तो अपने फायदे के लिए सोबराज ने अपने वफादार साथी अजय चौधरी की भी हत्या कर दी। वो शख्स जिसने चोरी से लेकर मर्डर तक में चार्ल्स सोबराज का साथ दिया था, अब वो खुद चार्ल्स के लिए बोझ बन गया था। और चार्ल्स के लिए जो बोझ बनता वो जिंदा नहीं बचता, चाहे वो दोस्त हो, साथी हो या बीवी। उसकी इसी बेरहमी की वजह से ही एक बार उसकी मां ने कहा था, मेरा बेटा किसी देवदूत की तरह दिखता है, लेकिन उसकी आत्मा किसी शैतान के कब्जे में है। 1976 की शुरुआत में सोबराज एक बार फिर से भारत लौट आया। जुलाई 1976 में उसने दिल्ली में फ्रांस से आए 20 से भी अधिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। प्लान था कि उनकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर उन्हें बेहोश किया जाए, फिर उनके कीमती सामान लूटे जाए। लेकिन इस बार उसकी किस्मत धोखा दे गई। कुछ स्टूडेंट्स को ड्रग्स का असर कम महसूस हुआ और उन्होंने तुरंत शोर मचा दिया। पुलिस ने चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास चूंकि कोई हत्या का सबूत नहीं था, लेकिन अदालत में वो चोरी, ठगी और धोखाधड़ी जैसे कई मामलों में दोषी पाया गया। इसके बाद अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई और उसे भारत की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सुरक्षित शब्द सोबराज जैसे इंसान के लिए बस एक मजाक था। उसने बहुत ही कम समय में पैसे और चालाकी से जेल को अपना साम्राज्य बना लिया। उसकी सेल किसी स्टूडियो अपार्टमेंट से कम नहीं थी, जिसमें बेड के अलावा मेज, बैठने के लिए कुर्सियां और दीवार पर किताबों से भरी शेल्फ भी थी। यहाँ तक कि उसकी 10 बाय 12 फीट की सेल में उसके पास 2 से 3 नौकर जैसे कैदी भी थे, जो उसकी मालिश करते, कपड़े धोते और उसके लिए खाना तक बनाते थे। तिहाड़ में उसका इतना रौब था कि बाकी कैदी और यहाँ तक कि कुछ गार्ड्स भी उसे चार्ल्स साहब कहकर बुलाते थे। वो जेल के कैदियों और स्टाफ की तरफ से याचिकाएं लिखता था, जो कई बार किसी वकील
वकील से भी ज्यादा असरदार होती थी। चार्ल्स सोबराज की जेल की सजा 1988 में खत्म होनी थी, लेकिन उससे कई साल पहले ही थाईलैंड सरकार ने उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग तेज कर दी थी। वहां उस पर 6 लड़कियों समेत कई विदेशी नागरिकों की हत्याओं का मुकदमा चलना था। थाईलैंड की ओर से लगातार की जा रही गुजारिश से 1985 में भारत सरकार भी चार्ल्स के एक्स्ट्राडिशन के लिए राजी हो गई। चार्ल्स सोबराज जानता था कि थाईलैंड में दोषी पाए जाने पर उसे मौत की सजा हो सकती है, इसलिए 1986 में उसने तिहाड़ जेल से फरार होने की साजिश शुरू कर दी। उसे पता था कि अगर वो जेल से भागेगा और दोबारा पकड़ा जाएगा तो भारत में उस पर जेल ब्रेक का मामला चलाया जाएगा। इससे उसका जेल में रहने का समय फिर से शुरू हो जाएगा और तब तक थाईलैंड में उस पर मुकदमा चलाने की 20 साल की समय सीमा खत्म हो जाएगी। मार्च 1986 में एक दिन जेल के एक कोने में एक बिल्ली बेहोश पड़ी मिली। जेल स्टाफ ने उसे उठाया, दवाई दी, खाना दिया। 3-4 दिन में बिल्ली एकदम ठीक हो गई, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि असल में ये बिल्ली सोबराज की गिनी पिग थी, जिस पर उसने ड्रग टेस्ट किया था। इससे पहले वो 2 बार डोज की गलतियों से फंस चुका था। एक बार डोज गलत होने की वजह से एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई थी और दूसरी बार दिल्ली में स्टूडेंट्स पर ड्रग्स ने सही असर नहीं दिखाया था, जिस वजह से उसे अब तिहाड़ में रहना पड़ रहा था। लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं चाहता था। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स सोबराज ने पूरी तिहाड़ जेल को चकमा देने वाला अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया। उसने जेल के गार्डों और आसपास की बैरकों में बंद कैदियों के सामने कई दिन पहले से ही ये झूठ कहना शुरू कर दिया था कि 16 मार्च को उसका जन्मदिन है और वो उस दिन सभी को पार्टी देना चाहता है। उसने पैसे देकर गार्डों को भी इसके लिए राजी कर लिया और उनके सहारे अपने